चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है साइंस में वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास 118 नॉन एलिमेंट्स हैं। 118 नॉन एलिमेंट्स में से कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इतना ज़्यादा वर्सेटाइल और इतना ज़्यादा यूनिक क्यों है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इतना ज़्यादा वर्सेटाइल और इतना ज़्यादा यूनिक होने की वजह से उसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि 118 एलिमेंट्स में से अगर कार्बन को हटा दूँ तो 117 एलिमेंट्स बचते हैं। वो 117 एलिमेंट्स आपस में मिलकर जितने कंपाउंड्स बनाएंगे, कार्बन अकेला उनसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। तो यानी कि कार्बन के पास बहुत सारी चीज़ें खास होंगी जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। ठीक है, उसके इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन पा रहे हैं। तो वो क्या खास चीज़ें हैं और क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि कार्बन जो है उसका सिंबल C होता है और एटॉमिक नंबर होता है उसका 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो कितना आता है 2,4। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। स्टेबिलिटी के लिए हमने 9th में पढ़ा था, स्टेबिलिटी के लिए होनी चाहिए 8। तो अब कार्बन के पास दो ऑप्शन, या तो 4 कहीं से लेकर आओ या ये जो 4 हैं इनको निकाल दो। आइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या तो इन चारों को कहीं से 4 नए इलेक्ट्रॉन ले आओ, 8 पूरे कर लो, 4 + 4 8 हो जाएंगे। या ये जो एक्स्ट्रा 4 हैं इनको क्या करो, निकाल दो, बाहर अलग कर दो ताकि स्टेबल हो सके। ठीक है, अब दिक्कत आती है कि ना तो कार्बन गेन कर पाता है इलेक्ट्रॉन्स को और ना ही कार्बन लूज़ कर पाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना कार्बन के लिए दोनों ही पॉसिबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं समझने की कोशिश करो। 9th में हमने एटम का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। सेंटर में कौन होता था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते थे, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस में कौन होते थे, प्रोटॉन्स और। फिर उसके अराउंड क्या होते थे, एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स। इसमें कौन रिवॉल्व करते थे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते थे। पहले शेल में कितने, उससे अगले शेल में 8 आ सकते थे, लेकिन कार्बन के पास कितने हैं फिलहाल 4। कार्बन के पास कितने हैं 4। तो अब अगर कार्बन लूज करना चाहे तो क्या दिक्कत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो ऑप्शन है कार्बन के पास। ये तो सभी को समझ आ रहा है कि लास्ट वाले शेल में 8 होने चाहिए। तो या तो 4 और ले आओ, 4 + 4 8 कर लो, या ये जो 4 हैं इन्हें क्या करो, निकाल दो। तो अगर कार्बन लूज करना चाहता है तो लूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना, मेरी तरफ देखते रहना और पूरे फोकस के साथ अटेंशन यही रखना। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स। कौन है, प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सेंटर में प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, क्या इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी या वीक अट्रैक्शन होगी। कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। कैसी अट्रैक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने की वजह से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, तो मुझे इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना, मतलब इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए देखो, अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो
हाई फोर्स लग रही है उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। दोबारा समझना इस चीज़ को, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है, दूर लेकर जाना, लूज कराना है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रही है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो इसके और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है, उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाने हैं कार्बन से, ये 4 निकलवाने हैं कार्बन से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए भी, इसको हटाने के लिए भी, इसको हटाने के लिए भी, इसको हटाने के लिए। एग्री करते हो इस बात से? अब इन सब को हटाने के लिए, इस फोर्स को तोड़ने के लिए चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाता। कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, जिनको वो लूज करना चाह रहा है, छोटा साइज होने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज के पास होते हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज के पास हैं तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है वो भी क्या लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा। तो अब अगर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ज़्यादा फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन इतनी एनर्जी कार्बन के पास अवेलेबल नहीं हो पाती है कहीं से भी, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाता। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बन का जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता है सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में से किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अब साइज है छोटा, कार्बन का साइज क्या है, छोटा, 2 ही शेल है उसके पास, इस वजह से कार्बन का साइज क्या है, छोटा। साइज छोटा होने की वजह से सेंटर में जो प्रोटॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने की वजह से हम इन इलेक्ट्रॉन्स को सिंपली नहीं निकाल पाते, हम सिंपली इनको लूज़ नहीं करा पाते। कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर पाता है। तो कार्बन का पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है कि कार्बन कैन लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कराना है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी क्यों चाहिए, इनके बीच में जो ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है इनको तोड़ने के लिए चाहिए। किनके बीच में है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन के पास 2 ऑप्शन थे, आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लूजिंग की। तो अगर लूज कराना है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो निकालने के लिए इस एनर्जी को तोड़ना पड़ेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा है। तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा। इतनी ज़्यादा एनर्जी कार्बन के पास कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाता। बताओ ये किस किस को समझ आएगा? सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ले जाओ, हम क्या मना कर रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे तोड़ के ले जाओ। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की कोशिश करी तो पता चला बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और इतनी ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए। अभी क्लियर हो रही है बात? फिर दूसरा ऑप्शन क्या आता है, फिलहाल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, गेन कर लो। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं कार्बन के पास। कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। फिलहाल मुझे न्यूट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने न्यूट्रॉन नहीं लिखा। फिर ये पहला शेल, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ये दूसरा शेल, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से, आप कह रहे हो कि गेन कर लो 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले आओ। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले भी आए अगर हम कहीं से, और यहाँ ज़बरदस्ती फिट भी कर दिया इस तरह से, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फिट। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अब 2 ये वाले और 8 ये वाले, कितने हो गए। तो न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स तो कितने हैं,
लेकिन उसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अब 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना, तो इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? क्योंकि प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एंटी होते हैं ना, तो प्रोटॉन्स तो रहे 6, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो एक ऐसा न्यूक्लियस जिस बेचारे के पास 6 प्रोटॉन है, उसके आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स कर दिए? 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को झेलना, उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल बन जाएगा तो क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा? ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और इसी रीज़न की वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, आप 4 और लेकर आ रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? माइनस। इसके ऊपर भी कैसा चार्ज होगा? माइनस। आप इसे लेकर आ रहे हो, इन दोनों के बीच में लेकर आ रहे हो, इन दोनों के बीच में लेकर आ रहे हो, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये दो तो पहले से थे, इसे आप लेकर आ रहे हो, है ना? तो ये जो चार्ज है, क्या इसे ये दोनों घुसने देंगे? क्योंकि सेम चार्ज है, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? तो पहली बात तो ये इस इलेक्ट्रॉन को घुसने नहीं देंगे, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके ऊपर क्या है? सेम चार्ज। ठीक है, ऐसे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स घुसाने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स घुसाने हैं। तो अगर ये वाला रीज़न समझ आ रहा है थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो मेन वैलिड रीज़न जो है वो ये है कि आपका न्यूक्लियस जो है उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। एनसीईआरटी में भी ये वाला रीज़न मेंशन है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। आप 4 इलेक्ट्रॉन अगर और कैसे करके ले भी आओगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। तो एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन भी नहीं कर सकता। तो ना तो वो लूज़ कर पा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन को, ना ही गेन कर पा रहा है। लूज़ क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि लूज़ करने के लिए, निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं है। गेन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे संभालने के लिए। 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पा रहा है, वो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं? कार्बन के लिए कैंसिल हो जाता है, ना वो लूज़ कर सकता है, ना ही वो गेन कर सकता है। फिर क्या ऑप्शन बचता है? शेयरिंग। फिर क्या ऑप्शन बचता है? कि ना तो लूज़ कर रहा है, ना ही गेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? ठीक है, तो इसको समझते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में। क्या हमने ये सब लिख लिया था लास्ट टाइम? अगर इसमें कुछ भी मिसिंग है तो पहले वो लिखो, फिर आगे। ना तो कार्बन गेन कर पा रहा है, ना ही लूज कर पा रहा है, तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइदर विद अदर कार्बन एटम और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट। तो शेयरिंग करके कैसे काम चलता है वो समझते हैं। तो हेडिंग बना रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी पेन रोक कर सीखेंगे, समझेंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। सभी कुछ भी कॉपी नहीं करना, इसे समझने पर फोकस करना है। थोड़ा सा पार्ट चैप्टर 3 का लूँगा और थोड़ा सा नया पार्ट समझाऊंगा, इसलिए ध्यान देंगे बोर्ड पर। सोडियम जिसका सिंबल Na होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? 28। क्लोरीन इसका सिंबल Cl होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है? 28। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। अगर किसी को नहीं आता हो और दिक्कत आती है इसमें तो मैं से प्लीज़ पूछ लीजिएगा। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। होने कितने चाहिए दोनों के आउटर मोस्ट शेल में? 8। स्टेबिलिटी के लिए 8 होने चाहिए। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 7 लेकर आओ कहीं से और 8 पूरे कर लो, या इस एक को निकाल दो। क्या ज़्यादा आसान है? एक को निकाल दो। तो
तो ये क्या करेगा, लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 2 ऑप्शन है भाई, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो एक कहीं से ले आओ और अपने 8 पूरे कर लो, या ये 7 के साथ निकाल लो। क्या ज़्यादा आसान है, एक को गेन करो। तो ये क्या करेगा, एक को गेन करेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कॉन्सेप्ट, ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, देखा था। इसके ऊपर कंपाउंड्स भी बनाए थे। इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कैसे बनती है ये, सोडियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Cl जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की कमी है ना। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक की कमी है, तो सोडियम अमीर हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, गरीब हो गया। और सोडियम अमीर होने की वजह से क्लोरीन गरीब को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा दान में, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में ट्रांसफर हुआ है सोडियम से क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रही है, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, और इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 के अंदर, डिस्कस भी किया। ऐसे हमने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े, लेकिन इस चैप्टर में हम नई तरह के बॉन्ड देखने वाले हैं। एक ऐसी बॉन्ड जो शेयरिंग करके बनती है, जैसे क्लोरीन। हमें पता है कि क्लोरीन गरीब है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैं यहीं से फॉलो अप ले रहा हूँ उसमें। क्लोरीन गरीब है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसे किसकी ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब उसे कोई ऐसा चाहिए अमीर बंदा जो उसको जाकर क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे और उसका भला हो। तो यहाँ तो उसे कौन मिल गया था, सोडियम मिल गया था, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका भला हो गया और NaCl सुखी सुखी रहने लगी। यहाँ पर जो ये क्लोरीन है, इसकी किस्मत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से इसे कोई दूसरा अमीर बंदा नहीं मिल पा रहा है जो इसे क्या दे सके, इलेक्ट्रॉन दान में दे सके। फिर एक और क्लोरीन है, वो भी बेचारा गरीब है, वो भी किसके इंतजार में, कोई अमीर आए और उसको क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दान में दे। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई किसी गरीब ने सोचा, वेट किया, कोई अमीर आया, उसको दान में देकर चला गया पैसे, जिससे कि दोनों सुखी सुखी रहने लगे। ऐसा नहीं हुआ। अभी दोनों क्या हैं, गरीब गरीब हैं बेचारे, तो क्या करें, दोनों एक दूसरे का सहारा ले, दोनों एक दूसरे का क्या ले लेंगे, सहारा। और सहारा लेने की वजह से ये क्लोरीन कहेगा, देख भाई 7 मेरे पास है, एक मैं तेरे से शेयर करूँ या गेन करूँ, शेयर कर पाऊँगा, क्योंकि तेरे पास भी कमी है, मुझे पता है, तेरे पास भी 7 हैं, तू एक मेरे साथ शेयर कर दो। ठीक है, दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रह लेंगे और दोनों एक दूसरे को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, Cl मिलकर रह लेंगे भाई भाई। और ये जो बॉन्ड कहलाएगी हमारे बीच में, ये जो रिश्ता हमारे बीच में बनेगा, इस रिश्ते को क्या नाम देंगे, कोवलेंट। ये रिश्ता क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है भाई, देखो साफ सीधी सी बात है, कोई अमीर होगा तो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाएगा, है ना, या ऑटो करेगा तो पर्सनल ऑटो करके निकल जाएगा। शेयरिंग किसको करनी पड़ेगी, गरीब को। बेचारा गरीब बैठेगा, फिर दूसरा गरीब आएगा, वो भी बैठेगा, फिर शेयरिंग करके दोनों ऑटो करके निकल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, ये क्लोरीन भी गरीब है, ये क्लोरीन भी गरीब है, तो दोनों गरीब भाई मिलकर हैंड होल्डिंग कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। ये क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ये क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, दोनों के बीच में जो रिश्ता बनता है वो क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो जो आपने अभी बॉन्ड फॉर्मेशन देखा है वो किसकी वजह से बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है। तो जो करीब होते हैं वो जनरली क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, और शेयरिंग करके जो रिश्ता बनता है, जो बॉन्ड बनती है, डेट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट। ये स्ट्रॉन्ग होती होगी या वीक, वीक बॉन्ड है, गरीब की है ना, कहीं से कोई पैसे वाला मिलेगा तो वो वाला गरीब भाग जाएगा। कैसी बॉन्ड है ये, वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, इनको तोड़ना थोड़ा आसान होता है। आयनिक बॉन्ड जो थी वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो बनती है वो शेयरिंग करके बनती है, गरीब के बीच में बनती है, जिसकी वजह से उनको तोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है, और इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ऐसे ही और भी सब्सटेंसेस के एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने की वजह से जो बॉन्ड्स बनाते हैं वो बॉन्ड क्या कहलाती है, कोवलेंट।
वीक होती है स्ट्रांग होती है? वीक होती है। हमने कौन सी बॉन्ड पढ़ी थी चैप्टर 3 में? आयनिक बॉन्ड, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अब इस चैप्टर में हम कौन सी बॉन्ड पढ़ने वाले हैं? कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, जो कि कार्बन बनाएगा आगे जाकर काफ़ी सारी। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होती क्या है। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेयर। ना इस क्लोरीन ने इसको कुछ दिया, ना इस क्लोरीन ने इसको कुछ दिया, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? शेयर कर। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? शेयर। इसका मैंने एक और एग्जांपल आपको पहले भी दिया है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है और वो बहुत अमीर है, नहीं सॉरी गरीब है, ठीक है, गरीब मान के चलो, अमीर खुद को रखेंगे, जो फ्रेंड है वो फिलहाल क्या है? गरीब है, और उसको रूम का रेंट देना है। उसके रूम का रेंट है 8,000 रुपये, उसके पास 6,000 रुपये, ठीक है। तो अपने किसी ऐसे दोस्त के पास जाएगा जो अमीर है, यानी कि मेरे पास आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा? वो कहेगा यार देख मेरे रूम का रेंट 8,000 है और मेरे पास 6,000 है, तो मैं उसको एकदम से 2,000 रुपये निकाल कर दे दूँगा। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। तो मेरे पास से एक्चुअली में पैसे गए और उसके पास गए हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मनी हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास कमी थी, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। एक्चुअली में सोडियम के पास से क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गया, तो वहाँ पर कैसी बॉन्ड बन रही है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस ये समझते हैं कि मान लो मैं भी गरीब हूँ और मेरा दोस्त तो पहले से ही गरीब है, तो अब हमें रूम का रेंट देना है, ठीक है। अब मान लो 4,000 रुपये उसके पास है, 4,000 रुपये मेरे पास है, रूम का रेंट 8,000 है। अब मैं उसको दूँ या वो मेरे को दे, या हम दोनों मिलकर मकान मालिक को दे दें? दोनों मिलकर मकान मालिक को दे देते हैं और दोनों रूम बाई बाई मिलकर शेयर कर लेंगे। आधे में वो सो जाएगा, आधे में मैं सो जाऊँगा, है ना। तो ऐसे क्या होगा? शेयरिंग होगा। वहाँ पर क्या होगी? समझ आ रही है बात यहाँ? तो जो लूज़ करके और गेन करके जो बॉन्ड बनती है डेट इज़ आयनिक बॉन्ड, और जो शेयर करके बॉन्ड बनती है वो कौन सी होती है? कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ रही है बात? ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हम दोनों उस रूम में अलग अलग सो रहे हैं। जो बच्चे अभी तक उसी एग्जाम्पल पर रखे हुए हैं आगे आ जाओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? बस शाम को जाओ वापस आओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका? 1। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 हैं। कितने इसके पास? 1। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की इंतज़ार है। कोई भी इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देने नहीं आ रहा है, तो ये दूसरे करीब हाइड्रोजन के पास चला जाता है। एक इसके पास है, एक इसके पास है, और पहले शेल में दोनों के पास होने कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी, जो रिश्ता बनेगा, वो क्या कहलाएगा? कोवलेंट। क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है एक इससे एक इससे, इसलिए क्या कहलाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा ये? अगर आपके पास मान लो क्लोरीन वाला एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था, क्लोरीन में भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था। इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया था, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया था। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, इसलिए ये बॉन्ड भी क्या कहलाएगी? सिंगल कोवलेंट। सिंगल कोवलेंट। कुछ और गरीबों के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसका सिंबल O होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 8। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? पीयूष बात नहीं करनी। पीयूष इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2,6। क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? होने कितने चाहिए? होने कितने चाहिए? कितने की कमी है? 2 की कमी है। तो ये भी क्या है बेचारा? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, ताकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सके और ये क्या हो सके? स्टेबल हो सके। तो ये फिलहाल क्या है? गरीब है, वेट कर रहा है कोई अमीर आए और इसका भला कर दे। लेकिन कोई अमीर तो नहीं आया। दूसरा गरीब ऑक्सीजन आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मतलब हेल्प करने की नज़र से देख रहे हैं, हेल्प करनी है। तो इसने कहा कि 6 मेरे पास हैं, तो मैं आपसे क्या कर लेता हूँ? शेयर कर लेता हूँ। इसने भी कहा ठीक है 6 मेरे पास है, तो मैं आपसे क्या कर लेता हूँ? शेयर कर लेता हूँ। तो अब
इन दो ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग हुई है, गेनिंग और लूजिंग हुई है। क्या हुआ है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्योंकि उसके पास भी कमी थी, इसके पास भी कमी थी। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। 2 इस ऑक्सीजन ने किए हैं, 2 इस ऑक्सीजन ने किए हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है, शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनती है उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और क्योंकि डबल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगी ये? डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगी ये? डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो एक साथ, किसी को भी नहीं पता? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। कितना होता है एटॉमिक नंबर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दो एक साथ, 2,5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? होने कितने चाहिए? कितने हैं फिलहाल? होने कितने चाहिए? तो इसके पास 3 की कमी है। 3 की कमी है, तो अमीर कैटेगरी में मानोगे, गरीब में? एक और नाइट्रोजन, इसके पास भी 3 की कमी है। 5 है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो देखो मैंने 5 इसके बना दिए और 5 इसके बना दिए। तो अब इसके पास है 5 और इसे चाहिए कितने? 8। तो ये क्या करेगा? 5 अपने तो है ही, 3 इसके साथ शेयर, 3 इसके साथ क्या करेगा? ये शेयर करेगा। 3 इसके साथ क्या करेगा? ऐसे ही ये वाला, इसके पास अपने कितने हैं खुद के? 5। 3 इसके साथ क्या करेगा? ये शेयर करेगा। और शेयर करने की वजह से इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे। शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनती है, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एक साथ, सो दिस इज नोन एज ट्रिपल कोवलेंट। ये किस किस को समझ आ रहा है? अभी देखेंगे आगे कि 3 से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बन पा रही हैं, 4 वाली कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बन पा रही हैं। अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ी है? सिंगल, डबल और ट्रिपल। इससे पहले वाले चैप्टर में जो पढ़ी थी वो कौन सी बॉन्ड थी? वो बनती थी मेटल और नॉन मेटल के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में। ये वाली जो शेयरिंग वाली बॉन्ड है, ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनती है। किसके बीच में बनती है? गरीब और गरीब के बीच में बनती है। ठीक है, हमने क्या हेडिंग बनाई थी अभी अपने पास? बॉन्ड फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखो इसमें, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sharing of electrons, the bond formed by sharing of electrons between the atoms is known as covalent bond, and the compounds so formed are known as covalent compounds, and the compounds so formed are known as covalent compounds. इतना लिखने के बाद बोर्ड से सब कुछ कॉपी करना शुरू कर दीजिए एज इट इज। क्लियर? ये जो आयनिक बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट था, इसको नोट करने के बाद बॉक्स में बनाएंगे और बॉक्स में लिख देंगे चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट था, जो मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया, क्योंकि इसी के आगे से मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड सिखाई है। ये सब कुछ नोट कर